स्वागत है आपका फिर से एक बार। अभी ब्रेक से पहले हम लोगों ने बात की थी जिसमें पृष्ठभूमि की बात की, जिसमें यूरोपीय भारत में क्यों आए उसकी बात की और यूरोपीय शक्तियों के क्रम की बात की, और अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों को छोड़कर जिनके बारे में विस्तार से बातें हम बाद में करेंगे, हम लोगों ने अन्य शक्तियों की बात की थी जिसमें कि पुर्तगाली भी थे और डच भी थे। अब इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं कि भारत में क्या हुआ, भारत में कैसी परिस्थितियां थी। तो भारत में यूरोपीय कंपनियां अगर आईं और आने के बाद अगर उनको मौका मिला कि वह बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप कर सके, तो इसके पीछे कारण ये था कि एक तो उनको कुछ अतिरिक्त लाभ थे जो भारतीय शक्तियों को नहीं थे, जिसमें नौसेना भी थी, जिसमें आधुनिक वैज्ञानिक संसाधन भी थे, दृष्टिकोणों का भी मसला था। लेकिन भारतीय परिस्थिति की कमजोरियों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। भारत में इस समय तक राजनीतिक एकता का अभाव हो चुका था, क्षेत्रीय शक्तियां उभरी थीं, लेकिन वो आधुनिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थीं, वह मध्यकालीन शक्तियों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थीं। तो उनकी भी वही अंतर्निहित सीमाएं थीं जो कि मुगल साम्राज्य की रही थीं और मुगल साम्राज्य के पतन का कारण भी बनी थी। तो इस क्रम में अब आइए, हमारा जो पहला टॉपिक होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे, पहले हम लोग बात करेंगे मुगल साम्राज्य का पतन। और इसके पतन की बात जब भी होती है तो कारण की बात होती है। कारण क्या थे, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा उत्तर मुगल, और फिर अगर संभव हो सका तो इसी अंक में हम लोग क्षेत्रीय शक्तियों की भी बात कर लेंगे, ठीक है, ताकि यूरोपीय परिस्थितियां एक यूनिट में, यूरोपीय भारत में एक यूनिट में आ गए, और अब भारत में जो कुछ भी हो रहा है उसको एक यूनिट में हम लोग डाल देंगे, ठीक है ना। तो कुछ कारण तो बहुत ही सहज थे, बहुत ही स्वाभाविक थे, जो कि लगभग हर साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे इसमें हम लोग पहली बात कर सकते हैं अयोग्य उत्तराधिकारी। हालांकि योग्यता का संबंध परिस्थितियों से भी होता है, लेकिन यह सर्वमान्य बात है, तो यह समय नहीं है कि हम लोग इस पर विशद चर्चा करें कि किस हद तक व्यक्तिगत रूप से ये लोग उत्तरदायी थे और किस हद तक परिस्थितियां उत्तरदायी थीं। बस इतना जान लीजिए कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों में एक कारण है अयोग्य उत्तराधिकारी। दूसरा आप कह सकते हैं उत्तराधिकार का युद्ध। औरंगजेब के ज़माने से इसमें काफ़ी तीव्रता आ गई थी। औरंगजेब के बारे में सुना होगा आपने कि उसने अपने 3 भाइयों को मार डाला था, दारा, सूजा और मुराद। जिसमें दारा विशेष रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा भाई था, शाहजहां बहुत मानता था, और आजकल की राजनीति में भी कभी कभी दारा और औरंगजेब की बातें उभर आती हैं। दारा शिको, हाँ, दारा शिको ही दारा है, जिसकी कब्र भी ढूंढने के लिए कुछ कोशिशें चल रही हैं। उसको माना गया कि भारतीय परिस्थिति में मुगल साम्राज्य का अगर कोई अच्छा उत्तराधिकारी हो सकता था जिसके कारण मुगल नीतियों में निरंतरता बनी रहती, तो औरंगजेब ही था। उसने उपनिषदों का अनुवाद कर रखा था, उसने बहुत ऐसे साझी संस्कृति के विकास में उसका बहुत बड़ा योगदान भी है। सिर्रे अकबर नाम सुना होगा आपने। तो अकबर के ज़माने में भी ऐसा नहीं था कि उत्तराधिकार का संघर्ष नहीं था, थोड़ा बहुत तो अकबर के ज़माने में भी था। अकबर का एक भाई था मिर्ज़ा हकीम, तो उससे हमेशा वो चिंतित ही रहा जब तक वो जीवित रहा। जहांगीर को भी थोड़ा बहुत सामना करना पड़ा था, शाहजहां को भी करना पड़ा था, ऐसा नहीं है। लेकिन जितने मुखर रूप से ये औरंगजेब के ज़माने में शुरू हुआ, बाद में इसमें और तीव्रता आती चली गई, ठीक है। तीसरा कारण हो सकता है बाह्य आक्रमण।
इन बाह्य आक्रमणों में हम नादिर शाह का विशेष उल्लेख कर सकते हैं। 1738-39 में करनाल की लड़ाई हुई थी। पूछ सकता है कि करनाल की लड़ाई कब हुई, किसके किसके बीच में हुई, जिसमें उसने मुगल सेना को पराजित किया। मुगल सेना को पराजित किया। और इस समय मुगल सम्राट कौन था, इस पे भी प्रश्न आ सकता है कि ये दूसरा हो सकता है नादिर शाह के मामले में कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला, नाम सुना होगा आपने। हाँ, रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। तो को बंदी बना लिया, को बंदी बनाया। अब आप बताइए कि मुगल सम्राट करनाल में हार जाता है, वहाँ से बंदी बनाकर उसको अपनी ही राजधानी और अपने किले में लाया जाता है, तो मुगल प्रतिष्ठा का क्या होगा? तार तार हो जाएगी। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था। तीसरा कि दिल्ली में उसने, ऐसे कह सकते हैं, दिल्ली की लूट, जिसमें मुगल खजाने की भी लूट थी। और मुगल खजाने से दो महत्वपूर्ण चीज़ें वो लेके गया था, आपने नाम सुना होगा। एक तो तख्ते ताऊस, जिसको पीकॉक थ्रोन कहते हैं, और दूसरा एक हीरा जिसको कहते हैं कोहिनूर या कोहिनूर, कोह कोह कोहिनूर, कोहिनूर होना चाहिए उसको, कोह ए नूर। अब इसको चाहे जैसे लिख ले आप। कोह का मतलब होता है पहाड़, नूर का मतलब होता है रोशनी, तो रोशनी का पहाड़। अब धीरे धीरे कोहे नूर हो गया कोहिनूर, तो होने दीजिए उसको। भाषा भी तो गतिशील है ना, स्थिर कहाँ है। और ये तो दो ऐसे हैं जो दिखते हैं, वरना कई ऊंटों पर लाद कर भारत से संपत्ति ले जाई गई, सोना चांदी, मुगलों का जो कुछ भी संचित धन था वह सब नादिर शाह लेकर चला गया। और नादिर शाह ने एक और पाप किया, दिल्ली में कत, कत्लेआम समझते हैं, किया है कभी? कत्लेआम, आम आदमी का कत्ल। उसके कुछ सिपाही मार दिए गए थे और उसको गुस्सा आया, उसने कहा कि दिल्ली सल्तनत, सॉरी, पूरे दिल्ली के लोगों को मारो। तो दिल्ली में कत्लेआम करना, दिल्ली को लूट लेना, मुगल सम्राट को बंदी बनाना, करनाल की लड़ाई, नादिर शाह का आक्रमण, उन बाह्य आक्रमणों में सबसे प्रमुख है, जो कि 18वीं शताब्दी में हुए और जिसके कारण मुगल प्रतिष्ठा पर चोट आई। उसके बाद से बाह्य आक्रमणों में दूसरा आक्रमण है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। और अहमद शाह अब्दाली ने भी कई बार आक्रमण किया, और इस बीच में मुगलों के हितों के रक्षक के रूप में मराठे उभरे थे। तो अंत में उसकी जो लड़ाई होती है वो मराठों के साथ होती है। मुगल इस स्थिति में नहीं थे कि प्रतिरोध कर सकें, और इस बीच में मराठों की संलग्नता मुगल दरबार में लगातार बढ़ती गई थी। तो पानीपत के तीसरे युद्ध की पृष्ठभूमि की बात शायद की थी कभी हम लोगों ने, याद है आपको? कभी की थी, मध्यकाल को रिवाइज करते वक्त किया था शायद, मराठों की बात की थी ना हम लोगों ने, की थी। तो उसको बस इतना ही जानिए, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, आक्रमणकारियों में यह भी था। उसके बाद से बाजीराव प्रथम, मराठा पेशवा, ने लगभग एक साल पहले 1737-38 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, और कह सकते हैं कि गुड़गांव तक पहुंच गया था, क्योंकि साउथ से आया था, लेकिन दिल्ली शहर में नहीं घुसा, इसलिए कि इससे पहले
मुगलों और मराठों के बीच में एक राजनीतिक संबंध स्थापित हो चुका था, जिसमें मराठों ने मुगलों की अधीनता या उनकी सर्वोच्च स्थिति स्वीकार कर ली थी। और यह हुआ था उस पेशवा के ज़माने में जिसे नए ज़माने का प्रथम पेशवा कहते हैं, जिसका नाम था, आप जानते हैं, जिसने मराठा सिविल वार में शाहू का साथ दिया था। क्या नाम था? बालाजी विश्वनाथ। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो कहीं से भी हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आपको लग सकता है कि मैं पूछ रहा हूँ, आपको याद नहीं आ रहा, मतलब सब भूल चुके हैं आप, कुछ भी याद नहीं है। ऐसी अनुभूति आ रही है आपके मन में? बहुत ही सहज है। धीरे धीरे आप शून्यता की तरफ बढ़ेंगे, रिक्तता की तरफ बढ़ेंगे। अभी आपको मरने का एहसास नहीं है ना? मैं मर चुका हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जितना रिवीजन बढ़ेगा उतना ही लगेगा कि अधूरा है, उतना ही रिक्त, उतना ही खालीपन आपके अंदर भरता चला जाएगा। और ये अच्छी स्थिति है। बेहतरीन स्थितियां है कि परीक्षा के दिन आपको कुछ भी याद ना आए। हाँ, मजाक नहीं कर रहा मैं। उस दिन तक जाते जाते आदमी बिल्कुल खाली हो जाता है, मतलब दिमाग ने जो ऑब्जर्व करना है कर लिया है, सैचुरेट हो गया है। अब किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राइमेसी इफेक्ट नहीं है। याद तो वही जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ते हैं वही चीज़ याद रहती है ना। जब इतनी सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो कोई विशेष चीज़ कैसे याद रहेगी? आप दिन में एक आदमी से मिलते हो तो उसका चेहरा याद रखोगे, दिन में 100 लोगों से मिल रहे हो, किसको याद रखोगे? किसी को नहीं याद रखोगे। और दिन में 1000 लोगों से मिल रहे हो, बिल्कुल भी नहीं याद रख पाओगे ना। तो अभी आपकी हालत वही है। मानव मन की बारीकियों को समझो। हतोत्साहित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इतना पढ़ रहे हो, इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हो, इतने सारे तथ्यों के संपर्क में आ रहे हो कि आपको कैसे कोई चीज, विशेष चीज याद रह जाएगी जो आपको यह आत्मविश्वास दिलाएगी कि नहीं, तैयारी ठीक है। तो जैसे जैसे परीक्षा की तरफ बढ़ेंगे आप शून्यता की तरफ बढ़ें, ये बेहतर स्थिति है। अब क्या होगा कि जब परीक्षा भवन में आप बैठेंगे और मन मस्तिष्क सही रहा, तो जब यूपीएससी ऑप्शन देगी ना, तब आपको याद आएगा, ओ माय गॉड, ये था, ये था। तब पता चलेगा कि पिछले 2 महीने में कौन सी घटना आपके साथ घटी। इसलिए अभी के समय में अपना आकलन इस तरह से तो बिल्कुल भी मत करना कि कोई विशेष तथ्य याद आया कि नहीं आया। ऐसे हवा में बैठ के सोच रहे हैं याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। हवा में कोई भी चीज़ याद नहीं आती। ठीक है ना? तो थोड़ा रिक्तता की तरफ बढ़िए, थोड़ा खालीपन की तरफ बढ़िए, ये अच्छी स्थिति है, ये स्वाभाविक है, सहज है। तो मैंने कहा कि बालाजी विश्वनाथ आपको याद नहीं आया होगा, लेकिन जैसे ही मैंने नाम लिया तो आप में से कितने लोग थे जिनको इस बात में जरा भी संदेह था कि कोई दूसरा नाम भी है? कोई नहीं था, सबको याद आ गया था ना। बस ऐसे ही होगा परीक्षा भवन में, आप टेंशन मत लीजिए। अभी याद करेंगे नहीं आएगा, वहाँ आएगा। आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए कि अभी नहीं याद आ रहा तो तब कैसे याद आएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है? तो बालाजी विश्वनाथ और फारूक सियर के बीच में जो संपर्क स्थापित हुआ था सैयद बंधुओं के मध्यस्थता के माध्यम से, तो उसके तहत मुगल सम्राट की सर्वोच्चता मराठों ने स्वीकार कर ली थी। बाजीराव प्रथम, जो कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ का उत्तराधिकारी था, उसने इस मर्यादा का ध्यान रखा कि राजधानी में नहीं घुसा, दिल्ली के बाहर ही रहा। लेकिन हाँ, ये एक तरह से संकेत जरूर था, एक तरह से धमकी जरूर थी। और मराठे यहाँ तक आ गए, यह मुगल राज सत्ता के प्रभाव में कमी का एक कारण भी था। और इसी में हम लोग, आपको नहीं लगता कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भी लिख सकते हैं यहाँ पर? जब लड़ाई हुई थी पलासी की 1757 में, तो मेरे ख्याल से आलमगीर उस समय, आलमगीर ही था ना, मुगल सम्राट था। नहीं, शाह आलम नहीं था, पलासी के समय शाह आलम नहीं था। हाँ, पलासी के समय आलमगीर था। आपके क्लास नोट्स में भी लिखा हुआ है जो आपको दिया गया है। तो उस समय बंगाल के नवाब की पराजय, जिसने खुलकर कभी भी मुगलों से अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं किया था, एक तरह से एक मुगल अधिकारी की ही तो पराजय थी, जिसके बाद मुगल सम्राट कुछ नहीं कर पाया था। उसके कुछ दिनों के बाद जब शाह आलम गद्दी पर बैठता है, तो लड़ाई होती है बक्सर की 1764 में। और बक्सर की लड़ाई में मुगल सम्राट पराजित हो जाता है और ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करता है।
अब आप बताइए कि संप्रभु को खुद ही संरक्षित किया जा रहा है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रतिष्ठा में कितनी कमी आएगी। ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आक्रमणों को भी, पलासी और बक्सर को भी हम मुगल सम्राट की प्रतिष्ठा में क्षय के कारणों में मान सकते हैं। इस सदी के अंत तक आते आते एक और आक्रमणकारी आता है जिसको कहते हैं जमा शाह। यह भी अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के उत्तराधिकारियों में से कोई था। जमा शाह, जमा शाह के आक्रमण ने पंजाब के क्षेत्र में काफ़ी अव्यवस्था फैलाई, जिसका लाभ उठाकर रंजीत सिंह ने अपने स्वतंत्र राज्य का गठन कर लिया था। रंजीत सिंह ने इस आक्रमण में एक तरह से जमा शाह का साथ भी दिया था। क्लियर। तो तीसरा कारण था मुगल साम्राज्य के पतन के तीसरे कारण में था क्या? बाह्य आक्रमण। और कौन कौन से आक्रमण कब हुए, इनका क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा हम लोगों ने की है। इतने पॉइंट तो हम लिख चुके हैं ना। अब आइए लिखिए चौथा। चौथे में लिखिए क्षेत्रीय राज्यों का उदय, जो कि हमारे लिए एक टॉपिक भी है। क्षेत्रीय राज्यों का उदय। जब भी क्षेत्रीय राज्यों का उदय होगा, केंद्रीय सत्ता का क्षय होगा। जब भी केंद्रीय सत्ता मजबूत होगी, क्षेत्रों पर आधिपत्य बढ़ेगा। यह एक इतिहास का नियम तो नहीं है, इतिहास में नियम नहीं बनाए जाते, लेकिन सामान्य तौर पर यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है। उसके बाद से पांचवा, अत्यधिक। और प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं आपसे कि निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य के पतन का कारण था, कारण नहीं था? कथन के माध्यम से तो किसी भी संकल्पना पर सवाल पूछा जा सकता है। अत्यधिक केंद्रीकरण। अब कितने केंद्रीकरण को अत्यधिक केंद्रीकरण कहा जाए? अगर व्यवस्था विकेंद्रीकृत होती है तो फिर इतिहासकार कहते हैं कि विकेंद्रीकरण के कारण पतन हुआ, और अगर व्यवस्था केंद्रीकृत होती है तो कहते हैं कि केंद्रीकरण के कारण पतन हुआ। तो अक्सर ये प्रसंगों से तय होता है कि अगर शासक अयोग्य होते हैं तो केंद्रीकरण एक डिमेरिट में बदल जाती है, शासक योग्य होते हैं तो केंद्रीकरण एक मेरिट के तौर पे काम करता है। तो जब अयोग्य उत्तराधिकारी हुए तो जो भी केंद्रीकृत ढांचा बना था मुगलों का, उसमें किसी भी स्तर पर यह स्कोप नहीं था कि जो भी नुकसान हो रहा हो उस नुकसान को नियंत्रित किया जा सके। सारी शक्तियां एक शासक के अंदर निहित हो और वो शासक ही अयोग्य हो, तो फिर तो परेशानी हो गई कि नहीं हो गई? अगर शासक योग्य हो तो केंद्रीकरण क्या है? गुण है। और अगर शासक अयोग्य हो तो केंद्रीकरण अवगुण है। इस प्रसंग में हमें लगता है कि केंद्रीकरण एक अवगुण के रूप में आता है, क्योंकि शासक अयोग्य निकलते चले जा रहे हैं। छठे में कुछ सिद्धांत बताए गए हैं, कुछ थियरी समझते हैं ना, मुगल पतन के कुछ व्याख्याएं की गई हैं। इनमें से छठा मत लिखिए, या छठे में लिख लीजिए कुछ सिद्धांत। छठे में हेडिंग दे सकते हैं कि कुछ सिद्धांत। अब तक हम लोगों ने किसी विशेष इतिहासकार का नाम नहीं लिया है, लेकिन अब हम लोग इतिहासकारों का नाम लेंगे और उनकी स्थितियों की भी बात करेंगे। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जो थियरीज हैं, जो सिद्धांत बनाए गए हैं, उनमें सबसे पहला नाम, पहले हम लोग नाम लिखेंगे और फिर उसके सिद्धांत को लिखेंगे। यह एक इतिहासकार हैं जिनको कहा गया है सर यदुनाथ सरकार। सर यदुनाथ सरकार ने पतन के लिए औरंगजेब को, औरंगजेब आपको पता है मुगल सम्राटों में, प्रमुख सम्राटों में अंतिम था। औरंगजेब को मुख्य अभियुक्त माना है। चीफ कल्प्रिट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो अपनी लेखनी में। यह भी अपने आप में प्रश्न हो सकता है कि किस लेखक ने या किसने मुगल साम्राज्य के पतन के लिए मुख्य रूप से औरंगजेब को दोषी माना है। तो उस इतिहासकार का नाम है सर यदुनाथ सरकार। अंग्रेजी में शब्द है चीफ कल्प्रिट। क्यों? तो वो कारण बताते हैं। हालांकि वो खुद ही प्रभावित हैं इसके सादे जीवन से,
इसके धार्मिक आचरण से भी, लेकिन हाँ, इसके धार्मिकता जो थी, इसको वो कहते हैं कि कट्टर धार्मिक नीति, जिसने मुगल साम्राज्य के वैचारिक तथा नैतिक आधार का क्षय किया। आप समझ सकते हैं, इस आधार का निर्माण किसने किया था? अकबर ने किया था। दूसरा कारण जो इनके हिसाब से हो सकता है वो है अदूरदर्शिता पूर्ण राजपूत नीति। उन औरंगजेब ने राजपूतों के आंतरिक मामलों में इनके हिसाब से हस्तक्षेप किया, जो किसे नहीं करना था। राजपूत मुगल सम्राट के या मुगल साम्राज्य के बड़े वफादार रहे थे और उन्होंने मुगल साम्राज्य के तलवार का काम किया था। और इस स्थिति में राजपूतों के साथ पंगा ले लेना और उनके उत्तराधिकार के मामलों में हस्तक्षेप करना, जैसे मारवाड़ में है राजपूत राज्य, जहाँ पर हस्तक्षेप किया था वो कौन सा राज्य था? मारवाड़ का राज्य था। मारवाड़ के उत्तराधिकार, हालांकि उसके लिए भी अलग तकनीकी पक्ष हैं, लेकिन अभी उसके लिए समय नहीं है। और जब मारवाड़ के साथ पंगा हुआ तो उसमें मेवाड़ भी शामिल हो गया। हालांकि अन्य राजपूतों के साथ संबंध अच्छे बने रहे, राजपूत अभी भी मुगल सेना में रहे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं से इसने जरूर मुगल साम्राज्य के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। औरंगजेब अगर चीफ अभियुक्त था तो सिर्फ इसी के लिए नहीं था, बल्कि और भी चीज़ों की वजह से था। उसमें एक है कि दक्षिण की ओर अनावश्यक विस्तार। अब यह मुद्दा भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। मुगल साम्राज्य एक साम्राज्य था और साम्राज्य विस्तार हमेशा से अच्छा माना गया है, तो किस विस्तार को आप अनावश्यक विस्तार कहेंगे? तो अनावश्यक विस्तार वह विस्तार जिसको आप सुदृढ़ीकृत ना कर सके। इस समय पूरी संभावना है कि आप लोग भी इस तरह के उपक्रम में घुस सकते हैं, यानी कि ऐसी पढ़ाई कर सकते हैं जिसका सुदृढ़ीकरण ना हो सके। तो इस रिस्क लेने से बढ़िया है कि जो पढ़ चुके हैं उसी में भटकिए, उसी का सुदृढ़ीकरण कीजिए, और जो सर्जिकल स्ट्राइक्स होते हैं उसको कम कीजिए, थोड़ा लगातार कम करते चले जाइए और उनको भी सुदृढ़ीकरण की तरफ ही लेकर चलिए। तो दक्षिण की ओर अनावश्यक विस्तार, जिससे सुदृढ़ीकरण की समस्या पैदा हुई। अब उसने क्या किया था? तो ये भी सवाल बन सकता है कि किसने अधिग्रहण किया था? तो गोलकुंडा का एवं बीजापुर का अधिग्रहण कर लेना। वैसे अन्य इतिहासकार भी सामान्य तौर पे मानते हैं इस चीज को कि यह विस्तार बहुत स्वास्थ्यकारी नहीं था साम्राज्य के हितों के लिए। उसके बाद और भी चीजें आ सकती हैं कि उसकी अंग्रेजी में एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं ब्लंडर। ब्लंडर क्या होता है? पॉलिटिकल ब्लंडर के तौर पे इसको कहा जाता है। ब्लंडर का मतलब होता है भारी भूल। तो बहुत भारी ब्लंडर नहीं होता है हमसे, जो भारी होता है वही ब्लंडर होता है। हाँ, ब्लंडर का मतलब है भारी भूल। तो हम कह सकते हैं राजनीतिक भूलें। राजनीतिक भूलें, अंग्रेजी में भी थोड़ा सा साधन हम लोग
प्रयोग कर सकते हैं अंग्रेजी का एक साधन के रूप में, पॉलिटिकल ब्लंडर्स। अब ये पॉलिटिकल ब्लंडर्स कौन कौन से थे, तो उसमें मैं बताऊंगा और आप लिखेंगे, बुढ़ापे में मुझे ज़्यादा कष्ट मत दीजिए बोर्ड पर। तो उसमें जैसे कि आपने सुना होगा, धार्मिक कट्टरता नीति में आपको पता है, उसमें उसने बहुत सारे काम किए, वो मध्य युग का हिस्सा है, इधर हम लोग नहीं जाएंगे। जजिया लगाना, मंदिर तोड़ना, कर व्यवस्था में भी कुछ ऐसे विशेष कर थे जिससे उसने विशेष रूप से हिंदुओं पर आरोपित किया या उनसे ज़्यादा लिया, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती। इसमें राजनीतिक भूलों में एक तो ये था कि पुरंदर की संधि याद होगी आपको, हम लोगों ने बात की थी। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी और इसमें एक राजपूत सरदार जय सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और जिसके माध्यम से शिवाजी ने एक तरह से मुगल सर्वोच्चता स्वीकार कर ली थी, अपनी सेवा देने को भी सहमत हो गए थे, और यहाँ तक कि मुगल दरबार आगरा में भी आने को राजी हुए। लेकिन उन सब के बावजूद क्या हुआ, वो एक अवसर था, एक मौका था कि उनको सम्मान पूर्वक उनके साथ आचरण करके उनको अपने पक्ष में मिलाया जा सकता था, लेकिन औरंगजेब ऐसा नहीं कर पाया। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अवसर की चूक थी। अकबर अगर होता तो अकबर का व्यवहार शायद किसी और तरीके से हुआ होता। दूसरा, शिवाजी के पुत्र संभाजी को पकड़ कर लेना और उसके बाद मार डालना, उसको भी राजनीतिक भूलों में शामिल करते हैं। नेताओं को नहीं मारा जाता है, आपको पता है कि फिर उसके बाद से उनको, उनके जो मानने वाले हैं उनको नियंत्रित करना आपके लिए कठिन हो जाएगा, उनको नियंत्रित करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस मिस्टेक के बाद मुगल और मराठों के बीच में कोई भी अस्थाई शांति व्यवस्था अब नहीं हो सकती थी, इसलिए कि मराठों का कोई एक ऐसा नेता नहीं बचा था जिसकी बात सभी मराठे माने और उसके अनुसार आचरण करें। तो मराठा व्यवस्था भी विकेंद्रीकृत होती चली गई, और मुगलों के विरुद्ध मराठों का जो संघर्ष था वह संघर्ष भी विकेंद्रीकृत होता चला गया। फिर अगर उत्तर की तरफ देखें तो यहाँ पर भी उसने सिखों के 9वें गुरु का नाम सुना होगा आपने, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर के साथ भी जो आचरण हुआ, जिसमें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई, और वो भी बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गई, उसके कारण भी मुगल प्रतिष्ठा में, मुगल शासन की स्वीकृति में, देखिए शासन तो कोई भी बिना स्वीकृति के नहीं कर सकता आपके ऊपर। शासन के लिए शक्ति तो चाहिए ही होती है, लेकिन जो शासितों की स्वीकृति ना हो तो कोई भी शासन नहीं टिक पाएगा। अब उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए, कभी भय से सुनिश्चित करा लिया जाता है, कभी प्रलोभन से सुनिश्चित करा लिया जाता है, कभी सहयोग से, कभी साझे हित से, कभी कल्याण से, किसी भी तरह से उसको सुनिश्चित किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं यह एक छवि जरूर बनाई जाती है कि जो शासक है वो हितैषी है, शासक सबके हितों का ख्याल रखता है। अगर वो ऐसी छवि बनाए न रख सके तो फिर राज्य सत्ता की वैधता कम होने लगती है। वह आज भी सही है और मध्यकालीन और प्राचीन व्यवस्थाओं के अंतर्गत भी सही है। अशोक को देख लीजिए, कितने यत्न करता है अपनी वैधता को सुनिश्चित करने के लिए। वैधता और विचार, वैचारिक वैधता, यह एक ऐसी अनिवार्यता है किसी भी राज सत्ता के लिए, जो कि आमतौर पे इसको माना जाता है। तो ये कुछ उसकी भूलें थी जिसकी वजह से पतन हुआ। फिर सिर्फ औरंगजेब को ही वो नहीं मानते उत्तरदायी। वो ये कहते हैं कि जो शासक वर्ग था औरंगजेब को छोड़ देते हैं, क्योंकि औरंगजेब ने बहुत सादा जीवन जिया था, दारू शराब नहीं पीता था, बहुविवाह का भी शौकीन नहीं था, सादा जीवन। दरबार में भी उसने विलासिता और वैभव से संबंधित जो चीज़ें थी, सोने चांदी वगैरह को हटा दिया था। खुद व्यक्तिगत जीवन में बड़े सादगी से रहा करता था। तो इन सब चीज़ों से सर जगन्नाथ सरकार भी प्रभावित है। तो विलासितापूर्ण जीवन का आरोप वो औरंगजेब पे तो नहीं लगाते हैं, लेकिन शासक वर्ग का, जिसमें नोबिलिटी आती है, शासक वर्ग का विलासी जीवन एवं विलासिता से अक्सर लोग कहते हैं कि आप लोग चाहते हैं विलासी जीवन जीना, विलासिता का जीवन जीना, तो तैयारी क्यों कर रहे हो? कर्तव्य का जीवन जीना चाहते हो इसलिए तैयारी कर रहे हो। चलो,
विलासिता के जीवन के बहुत सारे फायदे हैं, नुकसान भी हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर। मेरे ख्याल से आप भूले नहीं होंगे बलबन के उस बेटे को जिसको युवावस्था में ही लकवा मार गया था, याद है आपको? हाँ, जिसको उठाकर फिर यमुना में फेंक दिया था खिलजी वंश के संस्थापक ने। लेकिन इससे एक और चीज होती है, वो है चारित्रिक पतन। चरित्र का पतन हो जाता है। अब चरित्र क्या है, ये भी तो बड़ा मुश्किल काम है तय करना। चारित्रिक पतन मतलब उनमें कर्तव्य, निष्ठा, स्वामी भक्ति, ये जैसे गुण होते हैं जो आमतौर पे चाहिए होता है किसी भी व्यवस्था को बनाए रखने और चलाए रखने के लिए, उन सब गुणों का क्षय होने लगा था। वो लोभी हो गए, लालची हो गए, स्वामी भक्त नहीं रहे, और अगर प्रतिभाशाली थे भी तो अपनी प्रतिभा का प्रयोग उन्होंने अपने आत्म स्वार्थ के लिए किया, साम्राज्य की सेवा के लिए नहीं किया। ये कहना है इनके अलावा और दूसरे लोगों का भी। यानी कि सर जदुनाथ सरकार ने, चाहे वो औरंगजेब की बात करें या नोबिलिटी की बात करें, कुलीन वर्ग की बात करें, मुगल पतन की व्याख्या करते समय व्यक्तियों की भूमिका पर विशेष रूप से बल दिया है। उसके बाद दूसरे इतिहासकार हैं, दूसरा सिद्धांत है, वहां पर थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। वहां संस्थाओं की बात कही गई है, और वो हैं, आपने नाम सुना होगा, सतीश चंद्र। ये वही आपके जो एनसीईआरटी के लेखक हैं। सतीश चंद्र ने संस्थाओं की बात की और उन्होंने एक संकट की बात की जिसको वो कहते हैं जागीरदारी का संकट। जागीरदारी के संकट को कभी कभी हम चाहें तो कह सकते हैं ये भी मनसबदारी का संकट। मनसबदारी व्यवस्था जो कि मुगलों की नौकरशाही थी, उसका पतन। तो मनसबदारी का पतन या मनसबदारी का संकट, और इसकी वजह से ही कुछ और भी समस्याएं आईं। जैसे एक आई जिसको कहते हैं बेजागीरी, जागीरों की कमी। एक दूसरी समस्या आई जिसको कहा गया इजारादारी। मेरे ख्याल से मध्य काल का इतिहास हम लोगों ने किया था और जागीरदारी संकट पे बात की थी कि नहीं की थी? याद आ रहा है आपको? की थी। मनसब क्या है? तो मनसब एक रैंक था, जैसे आईएएस एक रैंक है, आईपीएस एक रैंक है, आज आईपीएस कहा जाता है, तब एक नंबर से उसको डिनोट किया जाता था। तो मुगलों ने मध्य एशियाई व्यवस्था से प्रभावित होकर जो नौकरशाही विकसित की, उसी को मनसबदारी व्यवस्था कहते हैं। यानी कि मुगल मनसबदार होने का मतलब क्या है? मुगल नौकरशाह होना। लेकिन उस नौकरशाही में आपकी स्थिति क्या है, कैसी है, वह इस बात से तय होगा कि आपको कौन सा रैंक मिला है। आज भी तो यूपीएससी रैंक ही देती है, फिर उस रैंक को सर्विस में कन्वर्ट करती है। फिर आप सर्विस के नाम से जाने जाते हैं, रैंक के नाम से नहीं जाने जाते। रैंक के नाम से आप तभी तक जाने जाते हैं जब तक हम कोचिंग वाले आपको बुलाते हैं प्रवचन देने के लिए कि 33rd रैंक वाला आज आया है, तो ठीक है, 167वीं रैंक को कल बुलाया गया है। उसके बाद फिर आप क्या हो जाते हैं? उन्हीं रैंक के हिसाब से कुछ, उसी रैंक में से कुछ आईएएस हो गए, कुछ आईपीएस हो गए। तो आज तो सिविल और मिलिट्री सर्विस दोनों को अलग अलग कर दिया गया है ना। उस जमाने में सिविल और मिलिट्री का कोई विभाजन नहीं था। तो अगर आप मुगल नौकरशाही के हिस्सा हैं तो आपके दायित्व सैनिक तो हैं ही, वो तो रहेंगे ही, क्योंकि मध्यकालीन राज्य सैनिक राज्य ही होते थे। वो दायित्व आपके नागरिक भी हो सकते हैं, आपको सामान्य प्रशासन में भी आपको बुलाया जा सकता है, उसमें भी आपको शामिल किया जा सकता है। तो मुगल मनसबदार अगर आप हैं तो जैसे 500, 700, 5000 मैक्सिमम था, 7000 अपवाद स्वरूप ही दिए गए थे। दो लोगों को दिए गए थे, मिर्ज़ा अजीज़ कोका को और एक और साहब थे मान सिंह। उसके ऊपर के जो होते थे बाद के दिनों में वह मुगल राजकुमारों को दिए जाते थे। आम आदमी को 500, 5000 तक के ही मिलते थे। अब 5000 से लेकर बहुत नीचे तक चले जाइए, 10-20 तक भी चले आइए, ये रैंक था। तो अब आप हो गए रैंक होल्डर हैं, तो आप हो गए मनसबदार, ठीक है ना। आपकी सैनिक शक्तियां भी हैं, आपको जो भी काम आपसे लिया जाए। असल मसला वो नहीं था, असल मसला था कि मनसबदारों को वेतन कैसे दिया जाए। जो भी उनका वेतन था
वेतन कैसे दिया जाए। वेतन में उनके कर्तव्य निर्वहन का जो खर्च था वह भी शामिल करना था, और उनके कर्तव्य निर्वहन का एक महत्वपूर्ण पक्ष था घुड़सवार सेना मेंटेन करना। तो उसके महत्वपूर्ण पक्ष क्या थे, कॉस्ट का निर्धारण कैसे होता था, उन मसलों में हम नहीं जाएंगे। सीधे इस मसले में आएंगे कि राज्य को एक निश्चित राशि देनी होती थी मनसबदारों को, जिनमें उनकी सैलरी के साथ साथ उनके जो कर्तव्य होते थे, कर्तव्य निर्वहन में जो खर्च होने वाला होता था, उस पैसे को भी शामिल किया जाना था। तो दो तरीके थे वेतन देने के। एक तो नकद में दे देते थे, राज्य के पास राजस्व प्रणाली है, राजकोष है, और उसके माध्यम से आप वसूली कर रहे हैं, और जिसको जितना देना है उसके अकाउंट में आपने डाल दिया, उसको एसएमएस मिल गया, उसको पता लग गया कि इतना अमाउंट क्रेडिटेड। ये तो था नहीं उस समय बुला के बोरे पे ना दे देते थे, ले जाओ तुम्हारा ये है। कैश कैरी करना भी तो किसी ज़माने में मुश्किल था, खासतौर से जब क्वाइंस हो तो। आज भी नहीं करते हम लोग, क्वाइंस कोई देता है तो बोलते एक और सिगरेट ही दे दो, क्वाइंस क्यों दे रहे हो। मतलब जो लोग सिगरेट पीते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोग नहीं पीते वो टॉफ़ी मांग लेते हैं, ठीक है, वो कुछ और चीज़ मांग लेते हैं, लेकिन चेंज लेने से बचते हैं कि नहीं। तो दो सिक्के आप कैरी नहीं कर सकते, और पता चला कि आपको 60,000 सिक्के दे दिए किसी ने, तो फिर तो गधा बुलाना पड़ेगा ना, बैलगाड़ी बुलानी पड़ेगी और उस पर लाद के ले जाना पड़ेगा। तो नकद वसूली भी बहुत आसान वसूली नहीं थी, नकद भुगतान भी बहुत आसान भुगतान नहीं था। लेकिन वैसे मनसबदारों को कह दिया जाता था नकदी मनसबदार। लेकिन कुछ मनसबदारों को वेतन दिया गया जागीर के जरिए। तो जिनको जागीर के जरिए दिया गया उनको कहा गया जागीरदार। मेरे ख्याल से हम लोग बात किए थे शायद इसकी, नहीं किए थे, राजस्व व्यवस्था की किए थे। मुझे पता था कि इसको यहाँ पे कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको धीरे से इग्नोर कर दिया था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया था शायद। लेकिन मुझे पता था कि आधुनिक भारत में ये आ ही जाएगा, क्योंकि मुगलों के पतन की बात और उसके तहत जागीरदारी और मनसबदारी संकट की बात आधुनिक इतिहास के अंतर्गत ही की जाती है, ठीक है। तब मैंने राजस्व की बात की थी जरूर, कि किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में। तो जागीर जिसको मिला वो हो गया जागीरदार। ये ठीक वैसे ही है जैसे जो जिसके पास ईमान हो वो हो गया ईमानदार, जिसके पास और क्या क्या हो, और क्या क्या होता है हमारे पास, जान हो उसको कहते हैं जानदार, जानदार। जिसके पास किला हो उसको कहते हैं किलेदार, और जिसके पास समझ हो, हाँ जिसके पास समझ हो उसको कहते हैं समझदार। तो जिसके पास जागीर हो उसको कहेंगे जागीरदार। अब जागीर क्या है ये समझ लीजिए। तो एकता व्यवस्था हम लोगों ने समझी थी, उसमें क्या था कि एक क्षेत्र आपको दे दिया जाता था, यहाँ क्षेत्र नहीं दिया गया है, यहाँ रैंक दिया गया है, और उस क्षेत्र विशेष के प्रति आपको कर्तव्य का निर्वहन करना है। उस क्षेत्र से आपका कोई संबंध नहीं है, उस क्षेत्र में प्रशासक हैं वो अपना काम कर रहे हैं, आप बस जागीर का मतलब है क्षेत्र विशेष जिसको निर्धारित किया जाता था कि आय कृषि क्षेत्रों से भी और गैर कृषि क्षेत्रों से भी। कृषि क्षेत्र से जब वो आय आती थी तो उसको कहते थे माले जिहत, और जब गैर कृषि से जब वो आय आती थी तो उसको कहते थे सरे सरे जिहत। इन दोनों को मिलाकर उस क्षेत्र की आय आपके निर्धारित वेतन के बराबर हो तो आपको क्षेत्र नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसकी आय दे दी जाएगी। उसका प्रशासन नहीं दिया गया है, उस क्षेत्र के प्रति आपका और कोई दायित्व नहीं है। आप जाइए वहां से अपनी आय लीजिए, अपनी सैलरी लीजिए, खुशी मनाइए, जाइए पार्टी दीजिए, दोस्तों को समोसे खिलाइए। तो इसे कहते हैं जागीर का मिलना। यानी कि किसी विशेष जागीर में आपकी कोई प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं थी, उसकी आय आपकी थी। अब कौन सी जागीर किसको देनी है ये तो तय करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए जागीरों की आय तय करनी पड़ेगी। तो जागीरों की जो अनुमानित आय होती थी, अनुमानित या अनुमानित, अनुमानित ठीक है ना, अनुमानित जो आय होती थी किसी भी जागीर की उसको कहते थे जमा।
और जो वास्तविक आय होती थी उसको कहते थे हासिल। आज भी हासिल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जागीरों की वास्तविक आय हासिल, अनुमानित आय जमा। और आय का आकलन करना इसलिए जरूरी था कि अगर आप किसी भी मनसबदार को वेतन अगर जागीर में देने जा रहे हैं, यानी कि अब वह जागीरदार के नाम से भी जाना जाएगा, तो उस क्षेत्र की आय उसके वेतन के बराबर होनी चाहिए। उससे कम होगी तो वह असंतुष्ट होगा, और उससे ज़्यादा होगी तो फिर आपको नुकसान होगा। एक बहुत बड़ा उपक्रम था जिसमें कि क्षेत्रों की आय को सुनिश्चित करके अनुमान लगा के एक सूची बना ली गई थी कि इस क्षेत्र की आय इतनी है, इस जागीर की आय इतनी है। उसके हिसाब से फिर उस मनसबदार को दे दिया जाता था जिसका वेतन उस आय के बराबर हो। ठीक है। अनुमानित आय को कहते थे जमा, वास्तविक आय को कहते थे हासिल। अब दिक्कत क्या हुई कि अगर जमा और हासिल ये बराबर हो तो यह तो आदर्श स्थिति है कि नहीं। लेकिन ऐसा कभी नहीं था। जमा थोड़ा छोटा ही, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा होता है ना, मैथमेटिक्स वाले मेरी हेल्प करेंगे। जमा थोड़ा बड़ा हो, किससे? हासिल से। सो डिसकंटेंट तो है लेकिन फिर भी चलेगा। लेकिन किसी वजह से जमा, ठीक है, ऐसे ऐसे होता चला जाए हासिल से, यानी कि हासिल लगातार और छोटा होता चला जाए, तो डिसकंटेंट बढ़ेगा। फिर कर्तव्य निर्वहन भी नहीं करेंगे, सेना भी नहीं मेंटेन कर पाएंगे, शक्तियां भी नहीं, विद्रोह भी होंगे, उनको दबा नहीं पाएंगे, तो राज्य पर संकट आएगा कि नहीं। तो बेसिकली यह नौकरशाही का संकट था। वेतन नहीं मिला। अब जागीरें दो तरह की हो गई। एक वह जागीर जहां पर अभी भी ये स्थिति थी या ये स्थिति थी, इनको कहा गया सैर खेल जागीर। सैर करते हुए जाइए, खेलते हुए चले आइए। और इनको कहा गया जोर तलब जागीर, जहां वसूली के लिए मेहनत करनी है, जहां स्थानीय विद्रोह है, स्थानीय प्रतिरोध है। अब आप बताइए कि अगर आप मुगल मनसबदार होते और आपको वेतन जागीर में मिलने वाला होता तो आप क्या करते? कौन सी जागीर पसंद करते? सैर खेल जागीर पसंद करते? सैर खेल जागीर ही पसंद करते, जोर तलब नहीं करते। और अगर आपको जोर तलब जागीर मिल जाती तो क्या करते आप? जुगाड़ लगाते राजधानी में बैठकर। इसी को सतीश चंद्रा कहते हैं पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट। इतनी दलबंदी, इतनी गुटबंदी क्यों हो गई थी? आखिर क्यों लोग अपनी प्रतिभा का प्रयोग अपने आत्म स्वार्थ के लिए करने लगे थे, साम्राज्य के लिए नहीं? इसलिए कि साम्राज्य जिन आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा था वो आवश्यकताएं अब साम्राज्य नहीं पूर्ति कर पा रहा है, तो लोगों को अपना दिमाग अपने हित में लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? अभी भारत सरकार आपको सैलरी देना बंद कर दे तो नागरिकों से उगाही के अन्य तरीके आप ढूंढ लेंगे। कुछ तो हैं, पहले से उपलब्ध हैं। मैं अन्य तरीकों की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वहां जाकर आपको कुछ नया इन्वेंट करना है। बना बनाया सिस्टम है। आप क्वालिफाई करते ही लाभार्थी हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना? ना आपको प्रशासन को आधार को तैयार करना है, ना करप्शन कदाचार को निर्धारित करना है। सबसे निर्धारित है, विधि व्यवस्था के हिसाब से वो सारी चीज़ें चल रही हैं। बस आपको जाके धीरे से अपनी खटिया बिछा के अपना ओदवाइन टाइट कर लेना है। यही करना है आपको, और कुछ नहीं कर सकते। तो अब जिनको ये मिली वो कोर्ट में बैठ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गुटबंदी चल रही है। अब अगर ईरानी गुट प्रभाव में है तो इसका मतलब है कि अच्छी जागीरें किसको मिलेंगी? ईरानी गुट को मिलेगी। तुरानी गुट अगर प्रभाव में है तो अच्छी जागीरें किसको मिलेंगी? तुरानी गुट को मिलेंगी। तो ईरानी तुरानी सब लड़ेंगे कि नहीं आपस में? और लगातार ये आय कम होती चली जा रही थी। तो इससे क्या हुआ कि दो काम हुए। एक तो जागीरों की क्वालिटी खराब हो गई। दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि दक्कन के राज्यों के अधिग्रहण के बाद हुआ ये था कि बहुत सारे नए लोगों को मुगल नोबिलिटी में जगह दी गई थी। अगर आप किसी का राज्य अधिग्रहित करते हैं तो वहां के शासक वर्ग को अपने शासक वर्ग में समाहित करेंगे कि नहीं? समाहित करेंगे, उनको वेतन देना होगा। तो वो जो क्षेत्र आए वो उतने उपजाऊ नहीं थे, उनकी आय उतनी नहीं थी, लेकिन जितने लोग आए वो लोग ज़्यादा थे।
आज दक्कन और दक्षिण ज़्यादा समृद्ध हो सकता है उत्तर से, क्योंकि अर्थव्यवस्था का आधार बदल चुका है, लेकिन किसी ज़माने में ऐसा नहीं था। जब तक कृषि अर्थव्यवस्था का आधार रही, उत्तर भारतीय जो प्लेन्स हैं, जो मैदानी भाग है, आर्थिक रूप से भी इनकी सर्वोच्चता बनी रही। अब तो अर्थव्यवस्था की प्रकृति अलग हो गई है, तो आर्थिक रूप से दूसरे प्रांत ज़्यादा समृद्ध हो गए हैं। यहाँ के लोगों ने बस जनसंख्या के ऊपर अपने राजनीतिक प्रभुत्व को बनाए रखा है। कभी कभी दक्षिण वाले इस बात की आलोचना भी करते हैं। उत्तर के मैदानी भागों के राज्यों को कभी कभी बीमारू राज्य भी कह दिया जाता है, सुना होगा आपने। लेकिन यह स्थिति पहले नहीं थी। पहले अधिक समृद्ध लोग वही होते थे जो कहाँ रहते थे, मैदानी भागों में रहते थे। अब जब कृषि अर्थव्यवस्था है, अब मुगलों के समय में कोई इंडस्ट्री तो चल नहीं रही थी, तो दक्कन के क्षेत्र मिले तो जरूर, लेकिन उन क्षेत्रों से आय उतनी नहीं थी। लेकिन जो कुलीन वर्ग में जो लोग आए, उनको वेतन देना जरूरी था। तो दो तरह से संकट आया। एक तो ये तो जागीरों की संख्या ही कम हो गई। सतीश चंद्रा खुद लिखते हैं कि मतलब टू मेनी जागीरदार्स चेजिंग टू फ्यू जागीर्स। मतलब ये हुआ कि बहुत सारे जागीरदार कुछ थोड़ी जागीरों के पीछे दौड़ रहे थे। तो संख्या मतलब अगर जागीरों की संख्या है 10, तो जागीरदार हैं 15। दूसरा ये था कि अगर जागीरें थी भी, तो जो अच्छी जागीरें थी वो कम थी। अच्छी जागीरों का मतलब जिनका इनकम, जिनका असिस्ट अनुमानित और हासिल ये दोनों बराबर हो। तो इस वजह से क्या हुआ कि गुटबंदी भी बढ़ी, आंतरिक फूट भी बढ़ा, राज्य की आय भी बाधित हुई, नौकरशाही का संकट आया। और चूंकि उस समय सैनिक व्यवस्था और नागरिक व्यवस्था अलग अलग नहीं थी, तो जो भी संकट आया वह सिर्फ सैनिक क्षेत्र में नहीं आया, बल्कि नागरिक क्षेत्र में भी आया, और पूरी प्रशासन व्यवस्था धीरे धीरे तिरोहित होने लगी। इसी समस्या को कहा गया बेजागिरी। याद है ना आपको, लिखा था कहीं मैंने, बेजागिरी। जागीरें थी ही नहीं। दूसरी ये कि उन लोगों ने, जिनको जागीरें मिल गई लेकिन वसूली नहीं कर पा रहे थे, उन लोगों ने ठेके पे देना शुरू किया। ठेका समझते हैं ना, ठीका जिसे कहते हैं, कि मैं वसूल नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अगर स्थानीय रूप से कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, वसूली करने में सक्षम है, तो मैंने अपना अधिकार उसे दे दिया। ऐसे लोगों को कहा गया, लिखा हुआ है, इजारादार। और यह व्यवस्था क्या कहलाई? इजारादारी व्यवस्था कहलाई। इससे एक तो शोषण बढ़ा, राज्य के प्रति असंतोष बढ़ा, और स्थानीय लोग जो कि अपना सर उठा रहे थे, उनको संसाधन भी उपलब्ध हुए ताकि वह राज्य को और अधिक सक्रिय रूप से चुनौती दे सके। तो सतीश चंद्रा की थियरी का जेनरिक नाम है मनसबदारी क्राइसिस और जागीरदारी क्राइसिस। कैसे डेवलप हुई, उसके साथ क्या कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, ये समझ में आ गया सबको। और बेजागीरी और इजारादारी, इन दोनों को समस्याओं के तौर पर ही देखा जाता है, और इसकी वजह से मुगल साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण, इन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कौन साहब थे? सतीश चंद्र साहब थे। अब इसके बाद से तीसरा जो थियरी है, उसमें आते हैं ये साहब, जिनका नाम है इरफान हबीब। तो अगर सर जादूनाथ सरकार ने व्यक्तियों के आधार पे, सतीश चंद्र ने संस्थाओं के आधार पे, तो इरफान हबीब ने परिस्थितियों के आधार पे और प्रक्रियाओं के आधार पे व्याख्या करने की कोशिश की है। ये जागीरदारी के संकट को, मनसबदारी के संकट को इनकार नहीं करते, बल्कि मानते हैं। विशेष तौर से इजारादारी को ये खतरनाक मानते हैं। यानी कि सतीश चंद्र ने जो कहा है, इरफान हबीब ने उसकी आलोचना नहीं की है, उसको स्वीकार किया है। हाँ, ये और बात है कि जो सर जादूनाथ सरकार ने कहा है, उसकी आलोचना इरफान हबीब ने की है। क्योंकि सर जादूनाथ सरकार जो भी विद्रोह हो रहा था, उन विद्रोहों को हिंदू विद्रोह कहते हैं। इरफान हबीब मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। इनके अनुसार आर्थिक असंतोष ज़्यादा प्रमुख थे, तो उन विद्रोहों को इरफान हबीब कृषि विद्रोह कहते हैं। इतना ही अंतर है कि सर जादूनाथ सरकार मानते हैं कि धार्मिक असंतोष थे, इरफान हबीब मानते हैं कि आर्थिक असंतोष थे। ठीक है, दोनों ही मानते हैं कि औरंगजेब की धार्मिक नीतियां कट्टर थी। इससे इरफान हबीब को भी असहमति नहीं है, लेकिन उन धार्मिक कट्टरता की नीतियों का प्रभाव क्या पड़ा, इसको लेकर इन दोनों के बीच में विवाद हो सकता है। तो इरफान हबीब की जो व्याख्या है, यह व्याख्या एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है, जो कि बहुत सारी व्याख्याओं को कर देती है। ये एक तरह से सर जादूनाथ सरकार का विरोध भी है, सतीश चंद्रा का समर्थन भी है,
और सतीश चंद्र की थियरी का परिमार्जन भी है। तो इस संदर्भ में अगर देखें तो इनका ये कहना है कि यह पतन अगर होता है तो किस वजह से होता है? आर्थिक संकट। और उस समय के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष क्या था? कृषि। तो इसको वो कहते हैं कृषि का संकट, और अंग्रेजी में इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है अग्रेरियन क्राइसिस। तो अगर जागीरदारी क्राइसिस की थियरी है सतीश चंद्र की, तो इनकी इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि अग्रेरियन क्राइसिस की है। इनका कहना है कि उत्पादन व्यवस्था का संकट था ये। राज्य का ढांचा लगातार बढ़ रहा था, लेकिन उत्पादन उस हिसाब से नहीं बढ़ा। तो बढ़ते हुए राज्य के ढांचे को सिकुड़ती हुई अर्थव्यवस्था के संसाधनों पर कब तक संभाला जा सकता है? दोनों के बीच में एक मिसमैच था। मिसमैच समझते हैं ना? राज्य की आर्थिक आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, उसका ढांचा बढ़ रहा है, शासक वर्ग, शासक समूह का आकार बढ़ता चला जा रहा है, और जिन संसाधनों पर इन सबको निर्भर रहना है वो संसाधन लगातार संकुचित होते चले जा रहे हैं। तो अंततः यह व्यवस्था इस वजह से गिरी कि इसका आर्थिक आधार लगातार संकुचित होता चला गया। ये तो इनकी अंतिम बात है। ऐसा क्यों हुआ? तो इसके ये दो कारण बताते हैं। एक तो ये बताते हैं कि मुगल साम्राज्य शोषणकारी था, किसानों से कुछ अधिक ही कर वसूलता था, जिसके कारण किसानों के पास उतना अधिशेष नहीं बच जाता था कि वह कृषि में कोई प्रगतिशील निवेश कर सके। कोई हैरत की बात नहीं है, मार्क्सवादी इतिहासकारों के लिए मार्क्सवादी व्यवस्था में राज्य पूंजीपतियों का संरक्षक है और राज्य शोषक ही होता है। तो मुगल साम्राज्य भी इनके हिसाब से शोषक राज्य है, जिसने किसानों के पास उतना कुछ छोड़ा ही नहीं। लेकिन ये उससे आगे जाते हैं, कहते हैं कि सिर्फ राज्य के द्वारा शोषण की बात नहीं है, अधिशेष उत्पादन भी लगातार कम होता चला जा रहा था। और उसका कारण यह था कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था, मुगल जागीरदारी व्यवस्था में एक मौलिक त्रुटि थी। उस मौलिक त्रुटि को के लिए वो वर्ड यूज करते हैं इनहेरेंट फ्लॉ, कि देयर वाज एन इनहेरेंट फ्लॉ इन द मुगल सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम। और वो इनहेरेंट फ्लॉ ये था कि जो मुगल जागीरदार थे उनका स्थानांतरण होता रहता था एक जगह से दूसरी जगह। नौकरशाही के दृष्टिकोण से देखें तो ये बड़ी अच्छी बात है कि कहीं स्थानीय जड़ों को विकसित न होने दिया जाए और नौकरशाहों का एक स्थान से दूसरी स्थान पर स्थानांतरण होता रहे। आज भी होता है। लेकिन इनका ये कहना है कि उस समय जिस तरह से ये होता था और जितनी फ्रीक्वेंसी में होता था, उसके कारण जो भी जागीरदार थे उन्होंने भूमि में कोई अपना अस्थाई हित देखा ही नहीं। इसलिए उन्होंने उत्पादकता बढ़ाने की कोशिश नहीं की। उनको पता था कि इस क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने का लाभ उनको नहीं मिलेगा, वह क्षेत्र फिर बाद में उनको किसी और को दे दिया जाएगा। आप ही कलेक्टर बन जाएंगे और हर 6 महीने पे आपका ट्रांसफ़र होगा, तो जिस घर में आपको रखा जाएगा, बड़े बड़े घर बने हुए हैं ना, उसकी मरम्मत का काम करेंगे आप कभी? आप तो आराम से एक कोने में तकिया चादर लगाएंगे अपना, और क्या करेंगे? हाँ, छोड़ देंगे जैसा है वो आने वालों के लिए, क्योंकि आपका कोई अस्थाई हित है नहीं। तो मुगल जागीरदारों ने भी यही किया कि उत्पादन बढ़ाने की चेष्टा नहीं की। तो मुगल साम्राज्य का शोषणकारी स्वरूप और मुगल जागीरदारों का भूमि में कोई अस्थाई हित विकसित नहीं करना, इन सब के कारण राज्य का आर्थिक आधार संकुचित होता चला गया और अंततः यह साम्राज्य पतित हुआ। ये समझ गए? आपसे स्टेटमेंट देके पूछ सकता है, या नहीं तो सीधे पूछ सकता है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि के संकट की अवधारणा किसने दी है? इतिहासकारों का नाम भी पूछ लेते हैं कभी कभी वो, तो इरफान हबीब। इसके बाद से एक और इतिहासकार हैं जिनका नाम है अतहर अली। इरफान साहब के ये दोस्त ही हैं, दोनों दोस्त थे। अंतर यह है कि अतहर अली थोड़ा पहले मर गए, इरफान साहब आज भी जीवित हैं। तो अतहर अली का ये कहना है कि आप लोग थोड़ा विहंगम दृष्टि रखिए, बृहत्तर दृष्टि रखिए। आपको क्यों लगता है कि सिर्फ मुगल साम्राज्य का ही पतन हो रहा था? इस समय पूर्वी विश्व में जो भी बड़े साम्राज्य थे, चाहे वह तुर्की साम्राज्य हो, चीन का साम्राज्य हो, या फारसी साम्राज्य हो, लगभग सबका पतन हो रहा है। तो पतन के कारणों को आप किसी क्षेत्र विशेष में न ढूंढें, किसी व्यवस्था विशेष में न ढूंढें, किसी संस्था विशेष में न ढूंढें, किसी परिस्थिति विशेष में न ढूंढें, बल्कि इसको पूरी संस्कृति में ढूंढें। तो इनका कहना है कि ये सांस्कृतिक पिछड़ापन है।
सांस्कृतिक पिछड़ापन है किनका? पूर्वी संस्कृतियों का, पूरब का। पूरब में चीन भी है, ईरान भी है, अरब भी है, भारत भी है, जापान भी है। जैसे विश्व को पूरब और पश्चिम में बांटा जाता है ना, तो इनका सीधे से कहना है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पे, खासतौर से मिलिट्री टेक्नोलॉजी के विकास पर पूरब की संस्कृतियों ने ध्यान दिया ही नहीं। इसलिए जब पश्चिम की संस्कृतियों से उनका मुकाबला हुआ, जिनके पास एक नई अर्थव्यवस्था थी, जिनके पास नए तरह का समाज विकसित हो रहा था, नई महत्वाकांक्षाएं विकसित हो रही थी, व्यापार वाणिज्य के नए तरीके विकसित हो रहे थे, उत्पादन व्यवस्था परिवर्तित हो रही थी, राज्य के आर्थिक स्रोत विस्तृत होते चले जा रहे थे और तकनीकी दृष्टिकोण से वो सक्षम होते चले जा रहे थे, वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे। तो जब एक ऐसे समाज जो कि प्रगतिशील हो और वैसे समाज द्वारा समर्थित राज्य का मुकाबला एक ऐसे समाज से होगा जो कि जड़ता की स्थिति में पहुंच गया हो, जहां कोई बहुत रिमार्केबल विकास नहीं हो रहा हो, तो इस संघर्ष में तो आपको हारना ही था। तो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए सांस्कृतिक पिछड़ेपन की बात कौन सा इतिहासकार करता है? अतहर अली करते हैं। ठीक है। इसके बाद एक और थियरी जान लीजिए, वो अंग्रेज हिस्टोरियन है, उनका नाम है कायरन लियोनार्ड। लियोनार्ड लियोनार्ड और इनको इसलिए नहीं जानना है कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि जो बात कहती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण कहती हैं। वो ये कहती हैं कि जो व्यापारिक वर्ग था, व्यवसायी वर्ग था पूरब में, उसने धीरे धीरे अपनी निष्ठा नए शक्तियों के प्रति स्थानांतरित कर दी। कारण ये था कि वो अपना भविष्य नए ट्रेड में देखने लगे, नए कॉमर्स में देखने लगे, और पुरातन व्यवस्था में उनको अपना भविष्य नहीं दिखा। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ बंगाल के आरंभिक बुद्धिजीवी ही समझ रहे थे कि भारत का आधुनिकीकरण होना है, जिसके साथ वो अपना हित जोड़ के देख रहे थे, बल्कि उससे पहले भी कुछ ऐसे व्यापारी वाणिज्यिक वर्ग थे भारत में जो कि पहले मुगल या मुगल नोबिलिटी को संसाधन प्रोवाइड किया करते थे, लेकिन अब वो अपनी निष्ठा स्थानांतरित करने लगे। उनको लग गया कि अब उनका हित नई शक्तियों के साथ है, पुरानी शक्तियों के साथ नहीं है। इन्होंने विशेष रूप से बंगाल का उदाहरण दिया है। बंगाल का नाम सुना होगा आपने। बंगाल के क्षेत्र में आपने जगत सेठ का नाम सुना है कभी? ओमी चंद का नाम सुना है? तो क्या वजह है कि इन लोगों ने रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया और सिराजदौला का साथ नहीं दिया? निष्ठा का परिवर्तन। उनको लगा कि अब बिजनेस कहाँ से होगा? उधर से होगा। आज भी हमारे मिडिल क्लास की मनोवृत्ति, अगर अभी अमेरिकन स्टॉक मार्केट उनको ज़्यादा फायदा देने लगे, ठीक है, तो वो किसके समर्थक हो जाएंगे? अमेरिका के समर्थक हो जाएंगे। कुछ लोग होते हैं ना जिनका समर्थन, और वो सब किस बात पर निर्भर करता है? जब तक भारतीय अर्थव्यवस्था, स्टॉक प्राइस बढ़ रहे हैं, भारतीय कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, मुनाफा सुनिश्चित हो रहा है, देश जिंदाबाद। लेकिन अगर अमेरिका ज़्यादा मुनाफा देने लगे तो हम में से कितने लोग सिर्फ राष्ट्रहित में और राष्ट्रवादी होने के कारण मुनाफा छोड़ देंगे? 1, 2, 3, 4 ठीक ठाक लोग हैं, ठीक ठाक लोग हैं, लेकिन फिर भी सभी नहीं हैं। जबकि यहाँ इस क्लास में भारत का सबसे जागरूक वर्ग बैठा हुआ है, सबसे ज़्यादा जागरूक ही नहीं, सबसे देशभक्त वर्ग भी बैठा हुआ है, जो कि बन तो सकता है वो सुंदर पिचाई, लेकिन न बन के देश की सेवा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हो गया है और विजन की क्लासेस का रिवीजन कर रहा है। ऐसे वर्ग में भी सभी लोग ऐसे नहीं हैं जो अपने हितों का त्याग कर सकें, तो बाहर के सैंपल की तो बात ही छोड़ दीजिए। समझ गए ना? जब आप इतने ओजस्वी तेजस्वी होकर भी पूरी तरह से समर्थन नहीं करते हैं, तो बाहर के लोग तो बड़े बड़े देखे ना आपने, ठीक है, मोटस्वी पेटस्वी, इस ऐसे लोग अपने हितों का त्याग क्यों करेंगे? ठीक है। तो ये मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे। यहीं पर रुक जाते हैं, टॉपिक समाप्त होता है।